नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। जाने माने समाज सेवी और हम सबके शुभचिंतक श्री वी.के. धर साहब के साथ सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। आइए फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छपी है उसकी जानकारी आपको दें। इससे पहले भारतीय हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आज नवरात्रि शुरू हो रही है। माता रानी का आज से हम व्रत रखना शुरू करेंगे, उसकी भी आपको बहुत सारी मंगल कामना। चेटी चंड मना रहे हैं, गुड़ी पड़वा मना रहे हैं, तो सब तमाम उत्सवों का समूह है। नवरे, हमारे कश्मीरियों के नवरे जी नवरे। तो आप सबों को इसकी बहुत बहुत बधाई। मोदी बोले गरीब के बेटे को दे रहे सिर फोड़ने की धमकी में डरने वाला नहीं। इस हेडिंग से पहली खबर एक अखबार में छपी है। जगदलपुर से पूर्व IAS टुटेजा व बेटे के खिलाफ ED का मामला रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध से संपत्ति अर्जित नहीं की। नई दिल्ली से खबर है। इसके अलावा भाजपा में तानाशाही चल रही, 3 दशक बाद जीत दर्ज करेगी कांग्रेस, ये कहना है बिलासपुर से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का। कश्मीर में नए परिसीमन से बदले राजनीतिक समीकरण। 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गठबंधन फाइनल। पटेल से आडवाणी तक देश में रहे 7 डिप्टी PM। भारतीय राजनीति में काफ़ी अहम रहा है उप प्रधानमंत्री का पद। मैं गरीब का बेटा अपना सिर ऊंचा रखकर चलता हूं, सिर फोड़ने की धमकियों से नहीं डरता मोदी। इस हेडिंग से एक और अखबार ने जगदलपुर से खबर छापी है। फौज के साथ डील, पूर्व PM इमरान की अगले महीने रिहाई के आसार। आर्मी चीफ के खिलाफ खामोश रहने का करार। ये पाकिस्तान की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मनी लॉन्ड्रिंग केस, कहा मामला ही नहीं बनता। EOW की FIR के आधार पर नए सिरे से कार्रवाई की तैयारी। ये IAS टुटेजा जुड़ी खबर। CO की औसत सैलरी 4 साल में 40% बढ़कर 13.8 करोड़ रुपए हुई। अब कोयला कारोबारी की दूसरी जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज की। ये कोयला घोटाले जुड़ी खबर बिलासपुर से। जादुई अंक की कार की भारत समेत 32 देशों में हिस्सेदारी 5% पार। कलर TV स्मार्टफोन भी आंकड़ा पार करते ही रिकॉर्ड तोड़ बिके। दुनिया में EV का विस्तार। ये न्यूयॉर्क से खबर है। बाजार में 9 उल्लास। इस हेडिंग से एक अखबार ने प्रमुख खबर छापी है। मुंबई से सेंसेक्स 75,000 की दहलीज पर। सोना 71,064 रुपये, चांदी 81,000 पार। इसी रामनवमी श्री रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी पूरी। ट्रायल सफल। 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे शुभ संयोग। ये अयोध्या से खबर है। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। भिलाई से खबर है। प्रदेश में बारिश से मौसम सुहाना, इस सप्ताह गर्मी से मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोस्ट गार्ड में महिला अफसर की सेवा बहाल। ये नई दिल्ली से खबर है। पहली खबर, कल नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पे थे। जगदलपुर में उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया और उसमें वही बात जिसकी चर्चा खूब चल रही है कांग्रेसियों और भाजपाइयों की ओर से कि मुख्य तो वही रहेगा। मतलब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का वो बयान कांग्रेसियों के लिए थोड़ा सा उनको कवच लेके चलना पड़ता है, थोड़ा रक्षा करने की स्थिति में रहते हैं, बचाव की स्थिति में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वो अस्त्र बन गया है। छोटे मोटे नेता बात करें तो समझ में आता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो अघोषित रूप से वो अगर इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इस चुनाव में अभी भी ये सुलगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुलगना भी चाहिए। देखिए क्या है कि एक तो महंत जी के मुंह से ये बोल मैंने तो पहली बार सुने, आप लोग ज्यादा जानते हैं। इस प्रकार के बोल महंत जी के मुंह से पहली बार सुने हैं। मतलब फोड़ देना, मार देना, कर देना, बहुत ही संयमित भाषा में और बहुत ही प्यारी, जैसे छत्तीसगढ़ी लोग होते हैं जी उस भाषा में महंत जी हमेशा और धीरे धीरे बात करते हैं। लेकिन ये कहाँ से अचानक उनके मुंह से ये शब्द निकल गए। और देखिए इस समय चुनाव का माहौल है, नहीं भी होता तो विपक्ष तो भाजपा तो लपकेगा इसको जी। जैसे वो ये मेरा परिवार वाला लालू ने बोल दिया, उसको लपक लिया भाजपा ने। शक्ति वाला राहुल जी ने बोल दिया तो उसको लपक लिया भाजपा ने। उसी तरह ये भी भाजपा ने लपक लिया और ये पूरे भारत में इस समय फैल रहा है। ये कोई सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं है। तो बहुत गलत बात बोली गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए उसको। हाँ,
नहीं, उन्होंने तो अपनी तरफ से माफी मांग ली थी। माफी तो नहीं मांगी है। नहीं, दूसरे दिन नहीं, माफी नहीं मांगी है। मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने तो नहीं सुना माफी मांगी। उन्होंने ये बोला कि छत्तीसगढ़ी में इस तरह से बोल दिया जाता है जी, कुछ इस तरह की बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत तौर पे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री हुआ करते तो एक फोटो भी उन्होंने ट्वीट किया था, अच्छा, जिसमें वो उनके साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा, मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले का अपमान करूं, मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। लेकिन वो मुहावरे की बात जरूर कह रहे थे, मतलब माफी नहीं मांगी ना। उन्होंने बोला कि ये था वो था मेरी ये मंशा नहीं थी, लेकिन बोल दिया एनीवे। चलिए ठीक है, ये बोलना नहीं चाहिए था। महंत जी से आशा भी नहीं है इस तरह की भाषा की। और प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष में अगर महंत जी जैसे लोग इस तरह की बात बोल देंगे तो बाकी लोगों को तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप। जी जी, बाकी तो क्या क्या अभी भी बोल रहे हैं जी, और आगे भी और बढ़ेगा। पहले भी होता रहा है। हाँ। मनमोहन सिंह को गूंगा, हाँ, मौनी बाबा, इस तरह की चीजें कही जाती रही हैं। मोहन सिंह जी, हाँ, तो ये सारी चीजें कही जाती थी। लेकिन आग्रह यही सबसे रहता है कि भाई आप कम से कम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे पद होते हैं जो दुनिया में भारत का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उस पद पे जो आरूढ़ होते हैं, वो पद है, तो उनको तो कम से कम बख्शा जाए। कमलेश जी, मैं इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड करूंगा, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए भाई। जब हम राजनेता हैं, हम एक जनप्रतिनिधि हैं, और हम माइक पे खड़े हैं, 10, 20, 25 हजार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मैं बोल दूं कि फलाने का सर, भले ठीक है प्रधानमंत्री वगैरह वाली बात तो बहुत उच्च पद है तो अलग बात हो जाती है, किसी के लिए भी क्यों बोलना। नहीं, मैं उसको सर फोड़ दूंगा। मैं इसीलिए कहा कि कम से कम इनको तो छोड़ दो। वो बात ठीक है। कम से कम का मतलब ये कि बाकी लोगों के साथ भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी धर साहब, आज की तारीख में आप देखेंगे तो आम बोलचाल में फिल्में बड़ा एक अपना किरदार निभाती हैं समाज में एक भाव रोपित करने का। साहित्य अपनी तरफ से एक ये सब दर्पण है, आईना है, ऐसा कहा जाता है समाज का। तो जब अब आप साहित्यकारों को देख लीजिए, बात बात में और साला ऐसे कह दिया, तो ये शब्द जो इस्तेमाल होने लगे। फिल्मों में भी पहले कितनी शालीनता से संवाद संप्रेषण होता था, आज की तारीख छुट्टी गाली देते हैं, छुट्टी गाली, और विशेष करके वेब सीरीज वगैरह जो आ रही है। मैं बताऊं, मैं माँ बहन की गाली देते हैं। 45 साल पहले मैं जी कोरबा आया था दिल्ली से जी, तो साला जो है वो हमारे लिए बहुत ही साधारण शब्द था। वो गाली तो दिल्ली में कहीं मानी नहीं, दिल्ली या पंजाब साइड मान लीजिए। अब यहाँ आके जब मैंने अपनी भाषा में प्रयोग किया तो मेरी तरफ लोग देखने लगे, भैया कैसे बोल रहे हैं आपने गाली दे दी हमारे को। तब फिर मैंने उसको समझ गया कि भाई यहाँ पे वो उसको साला शब्द को भी साला शब्द के ही रूप में लिया जाता है और उसको गाली माना जाता है। तो समय के साथ बदलता है। लेकिन जो छुट्ट गालियां, एकदम बहुत ही बदतमीजी वाली अश्लील गालियां आज फिल्मों में दे रहे हैं, साहित्य में लिख रहे हैं, तो वो आम भाषा में आएगी ही आएगी। जी बिल्कुल आएगी। आप कोई एक फिल्म अभिनेत्री अगर खड़ी होती है चुनाव में, तो उसके बारे में आप जिस तरह से ट्वीट करते हैं, जिस तरह से बातें आती हैं, बदतमीजी वाली बातें। और फिर यह भी है कि ये तो छोटे पदों पे बैठे हो। श्रीनेत ने, जो सुप्रिया श्रीनेत ने कही थी बात, तो वो तो मान लीजिए एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो कुछ कहा था, बिल्कुल उस तरह की उम्मीद आप राजनेताओं से, मतलब वो शालीनता खत्म हो गई है। बिल्कुल। और विधानसभा में आप खास तौर से आप प्रोटेक्टेड हैं, आप कुछ भी वहां बोले उसके लिए आपका एक्शन नहीं लिया जा सकता, तब तो और ज्यादा संभल के बोलना है आपको। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब हर जगह वो भाषा की मर्यादा को जहां हम छोड़ेंगे तो हम लोग गिरते चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद उठने का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, नहीं तो कम से कम ये था कि राजनीति में, साहित्य में, इनमें सब में थोड़े भद्र लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब अभद्रता जो है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक अलिखित एग्रीमेंट है कि वेल में नहीं जाएंगे जी, जो जाएगा सस्पेंड हो जाएगा। तो ये बाकी दूसरी जगह तो जूतम बेजार भी हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग अपना बड़े प्रेम प्यार से चलते हैं। तो उसी तरह ये भी है, नहीं होना चाहिए था। मुझे तो बहुत दुख हुआ, और महंत जी के मुंह से सुन के और ज्यादा दुख हुआ। बिल्कुल। और अभी तो देखिए होता क्या है कि ये हम लोग, हमारी बिरादरी अक्सर करती है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में हम क्या विकास कर रहे हैं, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं, ये सब की चर्चा हुई। वो दब गई। लेकिन हेडिंग जो है
वो वही है। वो बोले ना वो दब गई। हाँ, तो ये भी हमारी बिरादरी को भी थोड़ा सा इन सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, हम भी उसी में शामिल हैं, हमें भी कोई ऐसी चीज मिल जाती है क्योंकि नेगेटिव न्यूज को लोग लपक लेते हैं, उसको ज्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं, उसके कारण फिर वो नीचे फिर बाकी चीजें उसी के सहारे पढ़ ली जाती हैं। तो इससे सबसे हमें भी बचना होगा, और नहीं बचेंगे तो बस ऐसे ही जैसे सब जगह पराभव और सब जगह गिरता जाता है। फिर देखिए एक समय था ब्लिट्स बहुत ऊंचे स्तर का अखबार माना जाता था, लेकिन वही गिरता गया, स्तर गिरता गया। आज ब्लिट्स कहीं है ही खत्म हो गया। करंजिया जी के साथ ही वो भी चला गया, खत्म हो गया वो। जी जी। चलिए कश्मीर की थोड़ा सा बात कर लें, चूंकि कश्मीर, जब भी कश्मीर की कोई खबर रहती और आप हमारे साथ हेडलाइंस में होते तो मैं उसकी बात जरूर करता हूँ, क्योंकि जो लोग भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को कि भारत के कोने कोने में, चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे कश्मीर हो, या भारत के और हिस्से जहाँ जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ जो अप्रिय वारदात होती है, जो हमें प्रिय नहीं है, उसमें कश्मीर प्रमुख है। और कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जो परिस्थितियाँ बदली हैं, उसकी चर्चा अक्सर होती है और तारीफ भी होती है कि ये हिम्मत जो वर्तमान मरकजी सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है, वो निसंदेह बड़ी उम्मीद थी लोगों की कि ये करेंगे, और कर गए। तो उसका लाभ कितना कश्मीरियों को मिल रहा है, ये हम और आप अखबारों में और टीवी चैनलों, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनलों में देखते हैं। आपके तो रिश्तेदार भी बताते होंगे कि अब चुनाव हो रहा है, हाँ, और यहाँ क्या परिस्थिति बनने वाली है इस बार? कुछ बीजेपी का अभी तो जो सामने आ रही है बात, अब मेरे को नहीं पता कि वो कल को वोट में परिवर्तित होगी कि नहीं होगी जी, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर भी आ जाते हैं जो मैं नहीं यहाँ पे बोलना चाहूंगा जी। लेकिन माहौल तो अभी ये है कि भाजपा ही आएगी जी। कश्मीर में, लद्दाख में अभी थोड़ा सा माहौल अलग चल रहा है जी, क्योंकि उनके अपने मुद्दे हैं जिनको तुरंत लेकर के वहाँ आंदोलन चल रहा है। हाँ, केंद्र सरकार उनको तुरंत नहीं समाधान निकाल सकती। लेकिन जम्मू और कश्मीर में मेरे को तो जो माहौल लग रहा है कि वहाँ भाजपा आएगी। कश्मीर में जो गढ़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का, वो टूट रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और उनके प्रति जो भी श्रद्धा रही होगी लोगों की, या भक्ति रही होगी, या जो भी कोई कारण रहा हो, वो टूट गया है। वो तो पक्की बात है, टूट गया, खत्म हो गया है। आज उनको कोई पूछता नहीं है। वो जो बोलते थे ना कि 370 हटाओगे तो झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज ये है कि उनके पीछे चलने वाले 10 लोग नहीं, उनका झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है, 10 लोग नहीं है उनके पीछे आज, जबकि इतना पैसा वो फेंकते हैं। उसके बावजूद कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां का एक मुसलमान था श्रीनगर का, वो बोल रहा था कि ये इनके बाप की जागीर है क्या, ये इनका मतलब ये शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, इनके बाप की सीट है क्या, ये कश्मीरी इसमें आवाम जीतेगी। और फिर बोले कि ये जितने पत्थरबाजी और जितने कांड होते थे, जितना आता ये लोग करवाते थे, अपने पैसे खर्च करके, इनको मिलता था, उस पैसे को खर्च करके करवाते थे। आज इनका पैसा मिलना बंद हो गया तो आतंकवाद भी बंद हो गया। ये वहां का आदमी जो दुखी हुए है ना, 90 में जो हुआ, देखिए 90 में जो हुआ वो एक जिहाद टाइप हो गया था, एक वो जुनून आ गया था, हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को भगाओ। लेकिन वो आज समझ गए, आज वापस ला रहे हैं सब लोगों को। हाँ, उनको समझ में आ गया होगा ना कि भाई ये लाभ तो कुछ परिवारों ने ले लिया, इस्तेमाल हम हुए, हमारा पड़ोसी हमको छोड़ करके चला गया जो हमारा अपना था। साधारण मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं, हिंदू तो भाग गए, मारे गए हिंदू भी बहुत, इसमें कोई शक की बात, हिंदू तो भाग गए वहां से। जो साधारण मुसलमान थे, वो आतंकवादियों को तो किसी को मारना था, किसी की लड़की के साथ बलात्कार करना था, तो इन्हीं को साथ करते थे वो। तो आज उनको सबको रियलाइज हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हमारा सर शर्म से दुख जाता है कि हमारे सामने हमारी माँ बेटी को उठा के ले जाते थे और हम कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि वो जिहादी हैं और हम भी जिहादी बने हुए थे उस समय। आज हम सबको पता चल गया है। मतलब कुल मिला के कश्मीर में कश्मीरियत जीतेगी, भारतीयता जीतेगी, बिल्कुल, और लोकतंत्र जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। सरकार अभी जो सांसद तो किसी भी दल का बने, लेकिन कम से कम वहाँ पे उग्रवादियों का वर्चस्व जो 3 परिवार जो है, इनका वर्चस्व खत्म हो चुका है। अब ये वापस नहीं उठ सकते। मतलब इनकी कलाई लोगों की नजर में उतर चुकी है। लोग समझ गए हैं कि सिर्फ हमारा दोहन कर रहे थे, हमारा उपयोग कर रहे थे। कमलेश जी, पहले भी
इनको सबको पता था, लेकिन चक्कर क्या हो गया था जी। वो मुसलमान हैं, इस्लाम जिंदाबाद के चक्कर में लोग इनके पीछे पीछे चलते थे और पैसा भी फेंकते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। करोड़ों करोड़ रुपया ये पत्थरबाजों को एक पत्थर का पैसा मिलता था, पत्थरबाजों को देते थे और गलत काम करने के लिए देते थे। जी, और जब लोगों ने रियलाइज किया कि पूरा कश्मीर, देखिए कश्मीर का सबसे बड़ा जो धंधा है वो टूरिज्म है। जी जी, ठीक है ना? पर्यटन पे ही आधारित है। टूरिज्म जहां बर्बाद हुआ तो आम आदमी मरता है, वो बड़े लोगों को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब ने अपनी प्रॉपर्टीज दिल्ली में, लंदन में, सब जगह खरीद ली थी, वो अपने वहां चले जाते थे। गरीब आदमी वो तो कहीं नहीं जा सकता था। अब जब देखिए पिछले 3-4 साल से जब टूरिज्म बढ़ा है, अब वहां बल्ले बल्ले हो रही है सबकी। सारे होटल भरे हुए हैं, सारे हाउस बोट भरे हुए हैं, सारे टूरिस्ट स्पॉट भरे, टैक्सी वाले अभी मैं देखिए वाइजैक गया था ये आईपीएल का मैच देखने। जी जी। तो 2 मैच हुए थे आईपीएल के वहां पे जी। तो मैं साधारण टैक्सी वाले से पूछा, बोला साहब मजा आ गया, पिछले 6-7-8 दिन से हमको फुर्सत ही नहीं है, 24 घंटे चलाना चाहें तो 24 घंटे हम चला लें, इतनी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। वही कश्मीर में है। जी जी। तो वो अब आम आदमी को समझ आ गया कि हमारी भलाई जिहादी बनने में नहीं है, हमारी भलाई भारतीय बन के भारत को ऊपर उठाने की है। जमहूरियत अपने आप उठेगी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। वो पड़ोसी मुल्क जो हमको, हमारे कश्मीरी भाइयों को गुमराह किया करता था, वो अपनी ही नहीं संभाल पा रहा, उसकी अपनी चड्डी नहीं बच रही है, फट रही है। अब है ना खबर, फौज के साथ डील, पूर्व पीएम इमरान के अगले महीने रिहाई के आसार। मतलब जहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, कुछ दिन तक तो लगता है कि लोकतंत्र थोड़ा सा कुनमुना रहा है, और कुछ दिन बाद फिर पता लगा कि कोई पकड़ के उसकी गर्दन ऐंठ दिया। जहां फौज ने जितनी परमिशन दी, मतलब वो जो लगाम और जीन लगी हुई है घोड़े के ऊपर, जिस तरफ उसने घुमाई उतनी उसको आजादी है। जब उसने बोल दिया नहीं अब सीधा होना है तुमको, और सीधा होने से मना कर तो गर्दन काट दो। जी जी जी। तो पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। तो ये कश्मीरियों को भी समझ में आ रहा है। आ रहा है कश्मीर जो गुलाम कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां तो रोज आंदोलन हो रहे हैं। वो तो आप ज्यादा जानते होंगे कि हमको मोदी चाहिए, हमको मिला लो आप पाकिस्तान, ये भारत में मिला लो, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सब जगह यही हो रहा है। मतलब अपनी नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे मामले में हस्तक्षेप करते थे हमारी तरफ। ये बात हमारे भारतीय भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को समझ में आ गई है। अब ऐसा लगता है कि आज जो हालात, आप लोगों से जो बात होती है और अखबारों में, चैनलों में जो कुछ आता है, या जो लोग उधर जाते हैं, लौट के आते हैं तो बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक कबाइलियों का हमला हुआ था ना 47 में आज़ादी के बाद। जी जी। तो पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब वहां के कश्मीरियों ने ही दिया था। पहला तो वहीं से किया था, उन्होंने ही किया था, पहला वहीं किया था। वो स्थिति पर से पहुंच गए। देखिए क्या हुआ था उस समय भी, ये कबाइली जब आए ना जी, तो ये भूखे थे जी, मतलब एकदम खुद कुछ नहीं था इनके पास। यहाँ इनको बहुत सारी दौलत दिखी, तो वो हिंदू मुसलमान का भेद जो है वो भूल गए। उनको सिर्फ दौलत दिख रही थी, जवान लड़कियां दिख रही थी। सामने वो थे और पीछे फौज थी, पाकिस्तानी फौज थी। वो तो जब उन्होंने ये सब करना शुरू किया तो वहां जो मुसलमान जो बैठे हुए थे उनको लग रहा था कि ये तो हमारे को रिहाई करवाने हैं, हमारे लिए आज़ादी दिलवाने हैं। तुरंत उन लोगों ने वापस उस पर हमला करना शुरू कर दिया, और सब जगह से उनका घनघोर जो है वो आतंक को उन्होंने विरोध किया, और भारतीय सेना आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये थोड़ा कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, कम से कम कश्मीरियों को ये होश तो आ गया कि पाकिस्तान तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारा वही होगा जो तुम्हारा है। मतलब भारत तुम्हारा है, बिल्कुल, वो तुम्हारे साथ है और रहेगा। पाकिस्तानी तुम्हारी जो 4-5 घरानों की वजह से तुम्हारा दोहन कर रहा था, अब उसकी कलई उतर गई है। भगवान ऐसी सद्बुद्धि कश्मीरियों को देते रहे, और वो राष्ट्र, वो राज्य जहाँ पे कुछ लोग बैठ करके भारत के विरोध में बात करते हैं, उनको अब ये समझ में आ जाना चाहिए। अरबों रुपया वहाँ के लिए भेजते थे, और वो खत्म कहाँ गया पता ही नहीं है किसी को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मनी लॉन्ड्रिंग केस, कहा मामला ही नहीं बनता। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर नए सिरे से कार्रवाई की तैयारी। अब ये इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठेगी। हालांकि ईडी ने कार्रवाई की थी, ईडी का क्या लेना देना, यही कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन सब ये जानते हैं कि ईडी, सीबीआई, ये सब केंद्र के, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, अटल जी की रही हो, नरसिम्हा राव की रही हो, किसी की भी रही हो, इनके
बिना इनके इशारे के बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं होती, ये सच है। और इस मामले में भी जो कुछ हुआ, टुटेजा के खिलाफ आईएएस थे, रिटायर्ड हैं, ये कहा गया था कि मुख्य सरगना यही है शराब कांड में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया। तो ईडी की कार्रवाई पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, वो प्रश्न चिन्ह के जरिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेसी केंद्र को भी घेरने की बात बिल्कुल सही करेंगे। और देखिए, अगर ये बात सही निकली कि सिर्फ इसलिए उनको घेरा गया कि वो किसी के नजदीक थे, तो होना चाहिए, वो भाजपा हो या कांग्रेस, उससे मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर गलत हुआ है, क्या होता है देखिए, मैं बहुत मेरे नजदीकी हैं, उनको उनके किसी नेता से, जहां वो काम, मैं और नहीं बताऊंगा, जिस विभाग में वो काम करते थे, उसके जो मुख्य थे, वो उनसे चाहते थे कि ये गलत नोटशीट न करें, गलत ये सब कुछ करें, उसने मना कर दिया, तो उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया, ठीक है, सरकारी नौकरी। और 6 साल बाद वो कोर्ट से केस जीत के अभी वापस आया है, और 6 साल में उसकी क्या हालत हुई है वो मैं जानता हूँ। अब ये सही है गलत है मैं उसमें नहीं कमेंट कर रहा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, इज्जत उतर जाती है, बिल्कुल बीच सड़क में इज्जत उतर जाती है जब आप ईडी का हो, ईओडब्ल्यू का हो, सीबीआई, किसी का भी हो, कोई भी कार्रवाई हो, जी। और जो आज कल तक सलाम करते थे वो मुंह फेर के चले जाते हैं, जी। और आपके बैंक खाते फ्रीज हो जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं बचता है कहीं पे भी, जी। और आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब उसके बाद ये पता चला कि ये तो गलत है, कार्रवाई ही गलत हुई थी, तो उस आदमी के दिल पे क्या बीत रही है ये तो वही जानता है। और अगर कार्रवाई सही है तो वो भी सामने आ जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल होता यही है कि कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तो जो अधिकारी लाल हुए थे रमन सिंह के शासनकाल में, उनको पीला कर दिया भूपेश बघेल की सरकार ने। अब भूपेश बघेल की सरकार में जो लाल हुए थे उनको पीला ये कर रहे थे। ये जो बदले की कार्रवाई होती है, नेताओं का आपस में नहीं होता। बिल्कुल, भूपेश बघेल जी का रमन सिंह से संबंध अच्छा रहेगा, वहीं रहते हैं, लेकिन मरता अधिकारी है। मेरे को याद है अभी पीछे डॉक्टर रमन सिंह को इधर आना था, कोरबा या कहाँ आना था, और उनका जो हवाई जहाज खराब हुआ तो उसको उपलब्ध कराए थे, वो भूपेश बघेल जी ने दिया उनको, मतलब वहाँ बाई बाई है। और लेकिन नीचे वाले, अब देखिए बेचारे क्या बोलूं, मेरे को तो नहीं पता सही क्या, वो 3-4 अधिकारी जो है जेल में पड़े हुए हैं काफी समय से। हाँ, बिल्कुल है। अब वही है कि अब उसमें उनकी कितनी गलती है, ये तो कोर्ट या में सिर्फ उन्हीं की गलती है या सिर्फ उन्हीं की गलती है जी, ये तो समय बताएगा जी। लेकिन ये होता है, बदले की कार्रवाई होती है। और कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं कि एकदम बर्बाद करने की स्थिति पे ले जाते, और कई मामले ऐसे हैं कि ठीक है यार, उसको लूप लाइन में डाल दो, वही सजा है, बिठा दो 5 साल तक वहीं बैठ करके अब मुंशीगिरी करे, वो भी एक सजा है। हाँ, सजा है बिल्कुल, लेकिन वो चल जाती है। लेकिन ये नहीं चलना चाहिए कि आप सीधा किसी की जिंदगी ही बर्बाद कर दो। नहीं, बर्बाद होती है जिंदगी जी। अब अगर वो ठीक भी हो जाए, लेटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो हो जाए, मान लिया जाए, वो फिर भी खत्म हो गई जिंदगी, तो वो जो अब रिटायर भी हो गए हैं, जिंदगी तो खत्म हो गई जी। हालांकि बहुत शरीफ लोग नहीं है ये, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जानता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, बहुत शरीफ लोग नहीं है, लेकिन अब कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, या लगा है उसको कि ये मामला नहीं बनता, इस तरह के जो कमेंट्स आए हैं, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए होंगे ईडी की तरफ से, सीबीआई, ईओडब्ल्यू की तरफ से, उसके आधार पर कहा गया है। अब देखिए, सरकार शांत होती है कि आगे बढ़ती है। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी बात करें जो हमें आपको प्रिय लगे। और आज मेरा गणवेश देख करके भी आपको लग रहा होगा कि पूरे मूड में हूँ कि आज से चूंकि नवरात्रि शुरू हो रही है, हिंदू नववर्ष है, इससे बड़ा दिन मुझे तो लगता है कि इस वर्ष का अभी तक का तो नहीं है, आगे तो अभी बहुत सारे त्योहार आने हैं, सबसे बड़ा बहुत बड़ा दिन है। और खबर है ना, इसी रामनवमी श्री राम लला के सूर्य तिलक की तैयारी पूरी, ट्रायल सफल, 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे शुभ संयोग, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप और सूर्य के पथ बदलने का सिद्धांत, गर्भगृह में ऐसे पहुंचेगी किरणें। अब दर्पण और लेंस का सहारा लेकर के वहां तक पहुंचाया जाएगा। अब इसको ठीक है एक आधुनिक तरीके से, या पुराना तरीका रहा होगा, दर्पण तो पहले भी देखिए, ये तो कोई आज का तो है नहीं, ये हजारों साल पुराना है, उसमें कुछ नयापन भी ला रहे हैं, नयापन उसी मुहूर्त को, उसी तरीके को एक नए ढंग से ला रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है हजारों साल से हो रहा है ना, ये हजारों साल पुरानी गणना है, ये हजारों साल पुराने इक्वेशंस बनी हुई हैं। ये जो मेरे को इसी में सबसे बड़ा सुखद ये अनुभूति होती है कि हजारों साल से हम लोगों के पास ये ज्ञान है,
लेकिन दुख की बात यह है कि हमने उसको पिछले 150-200 साल में बर्बाद कर दिया, बिल्कुल जी, बिल्कुल खत्म कर दिया। और हम आज हर चीज, मैं तो अब एक और चीज के लिए बहुत शुरू करने वाला हूँ कैंपेन, कि हमारा जो कैलेंडर है जी, वही आए जी, जो हिंदू कैलेंडर है वही आए। अब भारत में हर जगह वही, उसी का प्रयोग हो। ये जो रोमन कैलेंडर है या ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो जाए। जी, जी, उसमें हमारे कैलेंडर में क्योंकि चांद के हिसाब से चलता है, थोड़ी कमियां हैं, तो उस कमियों को दूर किया जाए। ज्योतिषी बैठे सारे, जी, गणनाएं करें करके, और उसको जिस तरह से हम उस कैलेंडर को दीवार में लगा के कर लेते हैं, उसी तरह से ये कैलेंडर भी हमारा दीवार में लगे। और वो जो गणना होती है, एक अधिक मास, कम मास, वो अधिक दिन हो गया, वो सबको खत्म करके एक रास्ता निकालें। वो तो हमारे पंचांग में जो है उसके हिसाब से जो तो चलता उसको है, रास्ता निकालें कि वो एक साधारण आदमी भी उसको समझ सके। जी, जी, थोड़ा सरलीकरण कर दिया जाए उसका। सरलीकरण करके ये नहीं कि कोई पंडित जी को पकड़ो या जो उसके अच्छे जानकार हैं वही आपको बताएं, या पोथी देखो, पोथी देखो। तो वो जो सहज सरल, हालांकि हैं वो चीजें उपलब्ध हैं, और जो थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते हैं उनको समझ में आ जाता है। हम लोग तो देखिए, हमारा पंचांग आता है, हम तो उसी में देखते हैं, लेकिन सब आदमी नहीं देख पाते। जी, जी। अब लेकिन जो कैलेंडर है दीवार पे टंगा, उसमें तो सब क्लियर रहता है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो उसको हम कन्वर्ट करें, और हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारी अपनी जो उपलब्धियां हैं, उसको आगे लाएं हम लोग। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य तिलक एक बात और भी, ये देखिए, ये चीज को आज जैसे रामनवमी, ये नववर्ष का आज होने वाला है, या पूरे देश में हो रहा होगा, इसका तो श्रेय 100% मोदी जी को जाता है जी, 100%। अगर उससे भी ऊपर होता तो हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जागृति तो वही लाए हैं जी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। उसका श्रेय तो उनको है। इसका श्रेय तो वो उनके जो विरोधी वो भी देते हैं। ये अलग बात है कि कटाक्ष कर देते हैं उसमें, लेकिन देते तो हैं, बिल्कुल श्रेय देते हैं, और श्रेय देना भी चाहिए। जो जिस काम को किया है, अगर अच्छा काम किया है तो बिल्कुल उसकी सराहना होनी चाहिए, और बुरा किया है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोगों के लिए ये बड़ा सुखद संयोग है कि भगवान राम अयोध्या में पुनः उस मंदिर में प्रतिष्ठापित हुए हैं, जो उनका पुराना मंदिर था 500 वर्षों से, जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, जो आंकड़े दिए जाते हैं। तो वहाँ पे पहली बार रामनवमी भव्य रूप में मनाई जाएगी। जी। तो हम लोग तो दुर्भाग्यशाली हैं, जरा दूर हैं, लेकिन अगर आदेश हो गया तो हो सकता है पहुँच भी जाए, नहीं तो यहीं से हम ईश्वर की आराधना करेंगे। और जो एक प्रयास, आज का जो नए युग का जो आविष्कार है टेलीविजन, जी, वो सामने दिखा देता है, बस एक ये बहुत अच्छी बात है। जी, जी, पहले नहीं दिख पाता था, अब दिखता है सब कुछ सामने। पहले भी दिखता था, लेकिन वो लुप्त हो गया था बीच में। उसको हमारे लोग उसना बिल्कुल, वो कहीं न कहीं दूसरी संस्कृतियों, दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर, वो तो प्रमाण मिलता है कि धृतराष्ट्र को संजय जो दिखा रहे तो लाइव टेलीकास्ट तो था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लुप्त हो गई विद्या, वो लुप्त हो गई थी, और उसको फिर से हम जागृत किए हैं, और उसकी खोज भी भारत ने दोबारा की है। कई बार मैं सुनता हूँ कुछ लोगों का, राजीव दीक्षित वगैरह का, तो बताते हैं कि किन किन चीज़ों का आविष्कार भारत ने किया, लेकिन वो हमारे यहाँ उसको राजाश्रय नहीं मिला। जो उस समय के राजा महाराजा थे, उनने उतना ध्यान नहीं दिया, तो वो घूम के यहाँ से चली गई इंग्लैंड या न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। वहाँ से जब आई तो हमने उनको अन्वेषक मान लिया, उसका अन्वेषण करने वाला। गणनाएं तो जितनी भी गणित ये तो की भारत गणनाएं की हैं, सब वो भारत सब की सब भारत में पैदा हुई हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दबती चली गई। और एक समय आया, फिर मुसलमानों का राज आ गया, उन्होंने हमारी संस्कृति को दबाया। जो बचा खुचा था वो अंग्रेजों ने दबा दिया, और वो हम लोग उन्हीं अंग्रेजों के उस पर विश्वास करते चले गए, और हमारी सरकारें भी उसी को मानती थी, इसीलिए वो खत्म होता चला गया। बिल्कुल। तो आप देखिए, आपके संविधान में भगवान राम के फोटो से शुरू होता है। जी, मतलब था ना उस समय ये बात थी। राम दरबार से शुरू हुआ था, राम दरबार ही पहले पृष्ठ पर राम दरबार का ही वो चित्र था। जी। और अंदर और भी बहुत सारे थे, लेकिन राम दरबार से शुरू हुआ था। और इसीलिए कहा जाता है कि संविधान की जब शुरुआत की गई थी, पहला अक्षर लिखा गया था, तो उसके पहले राम दरबार पे दृष्टि डाली गई थी कि ऐसा राज्य, ऐसी प्रजा होनी चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए,
भारत में, हमारे संविधान उसकी तरफ बढ़े। वो कल्पना जो की गई थी, वो कल्पना आज नहीं तो कल साकार रूप लेगी, होगी आज नहीं तो कल होगी। नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा, कोई ना कोई तो करेगा, कर रहे हैं, बहुत बनते जा रहे हैं। कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं है यहाँ, एक से एक हीरे जो है वो खड़े हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं जी। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल, और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हम खबरें कुछ और जो कोरबा से जुड़ी हुई उसकी जानकारी दे आपको दे दें। आकर्षक झांकियों के साथ कटघोरा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष, श्री राम के नारों से गुंजायमान हुआ शहर। और इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, आज उसकी चर्चा मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। हिंदू नववर्ष पर निकलेगी झांकी, पुलिस बल रहेगा तैनात, ये कोरबा की खबर है, प्रमुखता से छपी है। झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा, ये भी कटघोरा की खबर है। बाकी राजनीति से छोटी मोटी खबरें हैं। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको तो ज्यादा ज्ञान होगा जी। कि कोरबा में जो झांकियां निकलेंगी उसमें पूरे भारत की झांकी है वो जी। अलग अलग प्रदेशों से लोगों को, वहां के कलाकारों को लाके और उनके द्वारा यहाँ पे उसको दिखाया जाएगा। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी इसमें कि कम से कम हम इसको भारत मान रहे हैं। कोरबा कोई भारत है, लघु भारत कहा ही जाता है, है भी लघु भारत, और पूरे भारत की झांकियां वहां पे आएंगी, उनके कलाकार आएंगे। वो बहुत अच्छा काम किया जी जी। और चलिए पहले इसी बात कर लें या इस पे बाद में बात करते हैं, क्योंकि आखिरी इसको सोचा था किस पे, क्योंकि आपसे आह्वान भी कुछ करना है कि थोड़ा सा संभल के चलें। हम ये बात कर रहे थे भारतीय संस्कृतियों के पुनरुत्थान की। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा आहत थी, मजरूह थी, घायल थी, उसको मरहम पट्टी लगा के अभी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आज सुखद अनुभूति ये हुई कि सुबह जब हम लोग टहलने निकलते हैं आदत के मुताबिक, तो जो लोग भी मिल रहे थे वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल रहे थे, नववर्ष की बधाई बोल रहे थे। बहुत बढ़िया बात बोली आप। और ये इस बात का प्रतीक है कि 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह जब हम लोगों से मिलते हैं तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। जैसे हम लोग तो खैर आंग्ल नववर्ष की बधाई लोगों को कहते हैं, लेकिन आज किसी के भी मुंह से जो अंग्रेजी भाषी, मतलब अंग्रेजी बोलने में जिनको आनंद की अनुभूति होती है, वो भी नववर्ष की बधाई हो कमलेश भाई ऐसा जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि छाती चौड़ी हो गई, 108 इंच की हो गई। 56 ठीक है, तो ये 112 हो गई। ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को बनाने में एक दिन नहीं लगे, कई वर्षों से लोग लगे हुए हैं। और जो सफलता प्राप्त हो रही है उससे जो सुखद अनुभूति होती है उसको शब्दों में बयां करना जरा मुश्किल होता है। नहीं, एक आपने ये बात बोली, बहुत सही बात बोली। और दूसरी बात जिसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने महाराणा प्रताप उद्यान, जिसको कटहल बाग भी बोलते हैं, वहाँ काफी हद तक मैंने उद्यान के अंदर दूर भी कर लिया है। बच्चों के मुंह से मिलने पे जय श्री राम बुलवाना जी, वो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये एक बीमारी घुस गई है हम लोगों के घरों में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, किस बात का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भाई? आप जय श्री राम, राम राम जी, हम तो बचपन से राम राम सुनते आए हैं। जयराम जी की राम राम भैया, यही दिल्ली में मैं बता रहा हूँ आपको, जो वहाँ का, यहाँ भी रहा होगा, मैं छोटा मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ भी आने से कहीं जयराम जी की ही बोली जाती थी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं बोला जाता था। इसको भी खत्म करना है हमको जी। हम मिलने पे जय राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, बालाजी की जय बोलते हैं, और जयराम जी की बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। वो बोले ना, ये गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। और दूसरा जो ये आपने बिल्कुल हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं सब दे रहे हैं एक दूसरे को, हैप्पी नहीं हो रहा। और मैं तो आपको बता दूं कमलेश जी, मैं थोड़ा अलग हटकूं, मैंने अपने जीवन में कभी हैप्पी नहीं करता था। मैं कोई प्रोग्राम होते भी थे, भले ही हाथ मिला लेता था, मैं बोलता नहीं था, मैं शुभकामना ही देता था मैं। जी जी। अभी भी बहुत लोग देखना, आप हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे भी कुछ लोगों हैप्पी नवरात्रि तो जो हैप्पी नवरात्रि बोला रहता है ना, उसी को लिख दिया कर अंग्रेज की औलाद जरा हिंदी सीख ले। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी नवरात्रि, मतलब ऐसे लगता है कि जलेबी में किसी ने मिर्ची डाल दी। बिल्कुल, मतलब स्वाद ही बदल जाता है उसका। बिल्कुल सही बोल, क्या आप हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी भाई शुभकामनाएं दीजिए ना, आप स्वस्थ रहिए, बोलिए बढ़िया होली खेलिए, ऐसे बोलिए आप, बढ़िया दिवाली मनाइए, आप मिठाइयाँ खाइए। और नहीं बोलना ही है कम वक्तों, तो नवरात्रि का भी अंग्रेजी अनुवाद कर लो। हमें तो नहीं आती, लेकिन जिनको आती उनसे पूछ लिया करो कि नवरात्रि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अंग्रेजी होगी मेरे को तो पता। हाँ, वैसे ही हो गया। बोले लेबल का समतल करने का तो लेबल समझ में आ गया, करण का नहीं समझ में आया, तो लेबलीकरण कराया गया।
तो ये जो भाषा है, ये जो खिचड़ी भाषा है, बिल्कुल सही, ये आपको हो सकता है कि आनंदित करती हो, लेकिन दूसरे को दुखी करती है। आप एक ही भाषा बोलो, और अंग्रेजी को तो मारो लात, इसको तो अब कोई जरूरत नहीं हमारे देश में इसकी। और धीरे धीरे अब ये भाव मन में आने लगा है बच्चों के, संस्कृत की तरफ बढ़ना चाहिए, हम बढ़ रहे हैं लोग। हाँ, संस्कृत करके इसको पूरे भारतीय करण करके, और पूरे भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो संस्कृत हो जाए, जिससे कि सब, क्योंकि सब भाषाएं तो संस्कृत से ही निकली हैं जी, तो संस्कृत हो जाए। मैं और 5-7-10 साल में, चाहे हम रहे नहीं रहे, 5-10 साल में वो संस्कृत जो है आगे कंप्यूटर के लिए तो सबसे वैज्ञानिक भाषा इसी को माना गया है, इसी को माना गया है कि आपको अगर संस्कृत में हम उसका उच्चारण करेंगे तो एक भी कामा बिंदी हलंत में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। अंग्रेजी में तो फिर वही जो बोलते हैं ना, बिल्कुल नो और नो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे, तो देखिए अंग्रेजी अगर आप जानते नहीं है ठीक से, आपने अगर बचपन से उसको नहीं पढ़ा लिखा है, आप अंग्रेजी को ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो ये जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये भी हम लोगों का एक हीन भावना है, बस उतना ही जानते हैं लोग। जो कम जानता है ना वही ये ज्यादा बातें करता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता है। हाँ, वो हमारी श्रीमती भी बोल देती हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इतना ही आता है ना, इतने सीख लियो, इसके आगे भी तो बढ़ो, इसके आगे वो जानना ही नहीं, उसको जानते ही नहीं है। तो ये भाषा वही, वो जैसे लोग बोलते हैं कि नया नया एक आदमी, वो एक परिवार, वो एक कवि सुनाया करते थे, अभी भी रामेश्वर वैष्णव जी हैं, दुनिया में रिटायर हो गए हैं, सरकारी नौकरी में थे, तो बढ़िया एक तो सुनाते थे कि जसपुर गया था मैं, तो वहाँ एक नया नया परिवार, आदिवासी परिवार, ईसाई बना था, तो लड़के ने पुट्टी कर दी होगी, तो उसका बाप अपनी श्रीमती से बोलता है कि माइकल ला छौचा। तो वो ऐसे ही होता है कि वो माइकल नाम रख दिए कि अंग्रेज नाम होना चाहिए भाई, तो माइकल तो बोल रही है लेकिन साथ में बाकी तो वही है, चीजें वही रहती है। तो ये खिचड़ी वाला हिसाब किताब न इधर के जयराम खुदैया के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि एक ही करिए। और ठीक कहा आपने, हम लोगों ने तो बाल्यकाल में वही बाबा राम राम, काका राम राम, ताई राम राम, जयराम जी की। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक बैंड वाला था जी, गली में, मुख्य गली जो थी उसमें, जो भी वो सवेरे बैंड की दुकान नहीं खोलता था, सिर्फ अपनी दुकान खोल के बैठ जाता था, जो भी बेटा राम राम जी, बेटा जयराम जी की, भैया जयराम जी की, और जितने लोग गुजरते थे सबसे करता था, उसी बहाने बाकी लोग भी बोलते थे, फिर तो एक अच्छा वातावरण बनता था। जी जी। अरे ये तो और आगे बढ़ के मैं कह रहा हूँ कि मेरी पैदाइश जहाँ थी वहाँ तो पास में मुसलमानों के भी घर थे, वो लोग भी आपस में राम राम करते थे। बिल्कुल। अब उसी में कोई बहुत होता था तो उनको सलाम कह देता था, तो वो लोग भी हंस के सलाम बोलते थे, राम राम बोल देते थे। तो ये कभी लगता ही नहीं था कि सलाम और राम राम में अंतर क्या है। बिल्कुल। तो वो जो अंतर था, वो हमारा जो प्रेम था, उसको अंग्रेजी ने कहीं ना कहीं खंडित किया था, अंग्रेजी और अंग्रेजों ने, दोनों ने। हाँ, अंग्रेज तो चले गए, औलाद छोड़ गए हैं, जो बोलते हैं ना, गलत थोड़े बोलते हैं लोग। तो ये जो अंग्रेजों की औलादें हैं, इनको भी अब समझना चाहिए कि हिंदी की औलाद है हम, संस्कृत की औलाद हैं। उसके बारे में अगर हमारा प्रेम प्रदर्शित होगा, हम प्रेम दिखाएंगे, तो उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए, विविधताओं का देश है हमारा। जी जी जी। उन विविधताओं को मिला के हम एक हैं, यही सबसे बड़ी हमारी खूबी है, यही हमारा सबसे बड़ा शक्ति है। बिल्कुल, सबसे बड़ी शक्ति यही है। और आज वही बात कि मिनी भारत में, यानी लघु भारत में, मैं भी वही लेबलीकरण कह दिया, जिस लघु भारत में, मिनी इंडिया में आज जो स्वरूप हम देखने जा रहे हैं, जिसकी बात सर ने कही है, हिंदू नववर्ष पर जो यहाँ पे 2 ग्रुप काम कर रहे हैं, एक कोसाबाड़ी से ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा, दूसरा राम मंदिर सीतामढ़ी से ट्रांसपोर्ट नगर तक आएगा। और शहर जिस तरह से सजा हुआ है, इसको देखने के बाद तो मुझे लगता है कि हम अपने मन के बहुत सारे विषाद, बहुत सारे नैराश्य भाव जब निकलते हैं तो दूर हो जाते हैं। जब भगवान राम की, माता सीता की, राम दरबार का दृश्य देखते हैं और जो कुछ अंकित किया गया उसमें झालरों के जरिए उसको देखते हैं, तो मन को एक सुकून मिलता है, एक पवित्रता मन में घर कर जाती है। और आज जिन लोगों ने 2 ग्रुप किए, ठीक है, कोई बात नहीं, उन ग्रुपों में जो शामिल युवा वर्ग है, तारीफ उसकी। हम लोग तो मान लीजिए 60 को पार कर गए तो हम तो हर बात में राम राम करेंगे, हम तो ढलान पे हैं। लेकिन नई पीढ़ी 30 साल, 35 साल, 40 साल के अंदर वाले लोग अगर इसमें पूरा श्रम, तन, मन, धन तीनों लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सर पूरे कार्यक्रम में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा आराम से, और ये खर्चा सबसे सहयोग
करके लिया जा रहा है, खुल के किया जा चंदा रहा है। दिया भी है लोगों ने दिया है। तो जो हाथ बढ़ा है उसमें देखते हैं कि भाई जिसमें हम हाथ पे रख रहे हैं पैसे को, इसका ये सदुपयोग करेंगे, सही उपयोग होगा। तो ये शहर हमेशा इस मामले में बड़ा उदार रहा है। और जो ये कोशिश युवा वर्ग कर रहा है, मुझे लगता है कि ये नवजागरण का एक नमूना है। बिल्कुल नवजागरण का नमूना है और एक रास्ता खुल गया है जी। हाईवे बन गई है, जो गडकरी जी बना रहे हैं ना, वो एक हाईवे बन गई है हिंदुत्व की। जी। उसको उसमें 4 लेन 6 लेन 8 लेन हो गई है वो ऑलरेडी, आगे बढ़ती जा रही है। और नए नए लोग, ज्ञानी लोग, राष्ट्रभक्त लोग जुड़ते जा रहे हैं उसमें, जो कि कल को मोदी जी और 5 साल 7 साल 10 साल रहेंगे। फिर उसके बाद नीचे से उठ रही है पौध हर जगह से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आसाम से, बंगाल से, कश्मीर से तो मैं नहीं बोलूँगा अभी, कश्मीर से तो नहीं उठा कोई भी, लेकिन उठ रहे हैं। और बाकी भारत से उठ रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़ से उठ रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश से उठ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, सब जगह से उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश उठ रहे हैं लोग, और वो सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू पहले राष्ट्र को रखता है जी, और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हिंदुत्व, मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद में हिंदू हूं, ये केवल और केवल हिंदू ही, सनातनी ही बोलता है, दूसरा कोई भी नहीं बोलता है। जी। मेरे लिए पहले भारत है, उसके बाद मेरा धर्म है जी, या भारत ही मेरा धर्म है। इस तरह की भाषा केवल सनातनी बोलता है। आप बता दीजिए कोई और अगर बोलता हो तो। जी, बिल्कुल भारत, यही लोग बोलते हैं। और बाकी लोगों को तो कहीं पोप दिखाई देते हैं, तो कहीं किसी को कहीं कुछ दिखाई देता है, लेकिन भारतीयों को भारतीय ही यही सब कुछ दिखाई देता है। और दिखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे तो सब यहीं पैदा हुए हम तो कहीं से नहीं आए जी। अब अलग बात है कि लोग परिहास में बोल देते हैं कि देश का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम उधर चले गए, लेकिन जो 33 कोटि देवी देवता थे सब यहीं क्यों रह गए और जो मुस्लिम उधर गए वो भी तो यहीं के हैं, वो कहाँ से आए? नहीं, वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन परिहास में बात कही जाती है, ठीक बात, बहुत गंभीर इस विषय पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब हम जब अपने ही घर को दुरुस्त करने में लगे हैं, तो अपना दुरुस्त करने, बाकी लोग अपना भाड़ में जाएं, वो समझे उनका काम। हमको अपना सनातन धर्म को पालन करना है, जिसमें राष्ट्र पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। और वैसे ही राष्ट्र हित सोचने वाले ही लोग अभी भाजपा में उठ रहे हैं जी। चलिए, वो तो सभी दूसरे दल के लोग भी, अगर वो कहा जाता है ना कि राम के नहीं, किसी काम के नहीं, वह हमारे काम के नहीं, इस तरह की जो भाषा बोली जाती है ना, वो लोग भी दबी जुबान यही कहते हैं कैमरे के बाद, यार वो लोग भी तो चाहे पीछे दरवाजे से ही जा तो रहे हैं ना, पहले तो नहीं जाते थे, अब तो जा तो रहे हैं ना, शुरू तो कर दिए। वातावरण ऐसा बन गया कि उनको विवश होकर जाना पड़ रहा है, तो जा तो रहे ना, बिल्कुल, चाहे हृदय से जाए, चाहे दिखावे के लिए जाए। तुलसीदास जी का है ना, चाहे खींच के भजो या रीझ के भजो, अर्थ तो एक ही है, क्योंकि वो बीज को कहीं भी डालो, आप उल्टा करके डालो, नीचे डालो, साइड में डालो, वो बाहर ही निकलेगा, आएगा ही, पुष्पित पल्लवित होगा ही होगा वो। तो वही चीज है। और आज जो लोग झांकी देखने के लिए सड़क पे आने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ये जानकारी भी उनके दिमाग में रहे कि पार्किंग के स्थल जहाँ पे निर्धारित है वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी करें। छोटी गाड़ी से आप निकलेंगे तो शायद कुछ आगे तक चले जाए, अगर 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल सकते हैं तो पैदल ही निकले, गाड़ी निकाले ही नहीं, क्योंकि वो हजार गाड़ियां निकलेंगी जी। और फंस जाएंगे। पिछले साल तो रात को 2 बजे 2:30 बजे तक जाम लगा था जी। तो वैसे जाम में फंस करके आप फिर परेशान हो जाएंगे, गाड़ी भी डैमेज होगी, पेट्रोल भी डीजल भी लगेगा, और आप परिवार सहित परेशान होंगे। और शायद शोभा यात्रा में भी कहीं आनंद नहीं ले पाएंगे आप, अड़चन ना आ जाए, आपका खुद का आनंद। बीवी बच्चों के साथ निकलिए, पत्नी बच्चों के साथ निकलिए, माता पिता को साथ लेके निकलिए, चाट पकौड़ी जहां हो वहां उसका भी आनंद लीजिए, और शोभा यात्रा का भी आनंद लीजिए। कोशिश करिए कि मैं तो बोलूंगा कि ये जो जिस तरह से गुजर रही है, लगभग पूरा शहर कवर हो रहा है, तो 1-2 किलोमीटर अगर आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलिए, गाड़ी को घर में छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। और इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ इसमें कोरबा शहर के लोग नहीं होंगे, बल्कि आसपास के जिलों के लोग यहाँ आकर के इस शोभा यात्रा को निहारते हैं अपनी नज़रों से। मैं पिछले वर्ष किसी काम से रायपुर गया था 8 तारीख को, और वहीं फंस गए हम लोग। 9 तारीख को सुबह ये हुआ था कि चीफ मिनिस्टर से मिलना है, उस समय भूपेश बघेल जी थे, तो हम लोग भागे यहाँ, रात को पहुँचे थे, तब तक काफ़ी कुछ समाप्त हो गया था।
तो बहुत कष्ट हुआ कि यार हम लोग वहां चले गए और फंस गए थे। इतना बहुत इतना बड़ा तो रायपुर में लोग बोल रहे थे, वो परिचित लोग, कि यार आपके यहाँ कोरबा में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है और आप लोग रायपुर में बैठे। छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। तो आप ये मान के चलिए कि रायपुर के लोग आए ना आए, लेकिन चांपा जांजगीर से, कोरिया से, इधर जसपुर तरफ से, रायगढ़ से, इस तरफ से लोग आएंगे तो स्वाभाविक है भीड़ बढ़ेगी। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो हमारे हैं लेकिन पड़ोस से आ रहे हैं, हमारे राज्य के ही हैं लेकिन पड़ोस से आ रहे हैं, हमारे वो उनको भी अतिथि हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं। उनकी हमारे हमको मेहमानबाजी भी करना है। ऐसा नहीं कि आप उनको पत्ता लगा के खिलाने बैठे हो, लेकिन आए तो उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हो। बिल्कुल, उनको अगर तकलीफ ना हो, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है हम क्या सहायता दे सकते हैं ये हमको देखना चाहिए, देखना होगा। तब जा करके हम लोग जो जिस भाव से इस हिंदू नववर्ष को ये बच्चे मना रहे हैं, युवा वर्ग मना रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबको एक सूत्र में बांधे, उनके उस प्रयास में कोई हम अपनी तरफ से खंडित ना करें उसको, बल्कि हम उसको और ज़्यादा श्लेषक का काम करें, उसको जोड़ने का काम करें, तभी जा करके जी ऐसा काम जी। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, सभी मंदिरों में आज सुबह से ही पूजा पाठ लोगों ने शुरू कर दिया है। और हालांकि दिया जलाने का तो समय रहता है, वो जो बताया जाता है कहीं 4 बजे, कहीं 6 बजे, कहीं 7 बजे, कभी 9 बजे, सब अपने अपने हिसाब से वो जो आकलन करते हैं, जो लिखा होगा पत्रा वगैरह में उसको देख करके। तो वहाँ भी जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि कई बार होता है जिस युवा वर्ग की हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं मेहनत करके, उसी युवा वर्ग में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोहदे किस्म के, जो मंदिरों में जाके लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उनकी नज़रें गंदी होती हैं। तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये गंदी नज़रें फोड़ने वाली माता रानी के दरबार में आप ये कृत्य कर रहे हो तो वो दोहरा पाप होता है। तो वो पाप करने से बचा जाए और लोगों को जितना हो सके, हमारा ये त्यौहार जितना भी है सर, इसको तो इसमें तो जो बताया ना कि कई त्यौहार एक साथ जुड़ गए हैं आज के दिन, तो आप ये समझिए कि समूह है ये त्योहारों का। आप अपने ढंग से इसको एंजॉय करने की जब आप सोचेंगे ना, तो मैं तो बात कर रहा हूँ तो आनंदित हो रहा हूँ, और जब इस पे 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना आनंद आएगा, इसका ख्याल करेंगे तो मुझे लगता है कि और दोगुणित हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमको सबको बस ये ध्यान रखना है कि ये शुभ दिन है, ये जी शुभ दिन को शुभ ही रखना है बस। जी 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 हाँ, उसमें अशुभ का कहीं समावेश न हो जाए, इसका जरूर हम सबको ख्याल करना है। खूब नवरात्र हैं, खूब भंडारे करिए, पूजाएं करिए, कन्या भोजन होता है, कन्याओं का खूब सत्कार कीजिए, उनकी पूजा करिए, उनको जो भेंट दे सकते हैं वो भेंट दीजिए। और 9 दिन जो है वो बहुत 9 प्रकार की खुशियां लेके सबके साथ आए। जी जी जी। और आखिरी दिन पे भगवान राम का हम लोग भजन पूजन करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये एक अभी इसी दरमियान नेता होता भी आएंगे आपके पास, वो भी बहुत सारी अपनी बातें करेंगे, मंदिरों में भी जाएंगे जहाँ भीड़ भाड़ रहेगी, वहाँ जाएंगे। समय इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ये भी ठीक है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लोकतंत्र के ये लोग सब पहरुए होते हैं, चौकीदार होते हैं लोकतंत्र के। तो ये जब हमारे बीच में आते हैं तो इनके साथ भी आनंदित होइए और साथ साथ उनको भी बताइए कि हमारे कोरबा के लिए क्या करोगे, वो भी बताते जाओ। आशा क्या है आपसे हमारे को जी। और ये सब कार्यक्रम में आपने जो भूमिका अभी निभाई होगी, ऐसे ही हर साल भूमिका निभाएं। ये नहीं कि इस बार चुनाव है तो आ गए भाई कुछ चंदा ले लो, कुछ और सहयोग हो तो बताओ, तो ये तो अभी करेंगे, लेकिन इसके बाद भी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए उन लोगों से कहा जाए कि भैया ऐसा आप अगले वर्ष भी कोशिश करिएगा, ताकि हम लोग आपस में मिल करके कोरबा को एक नई पहचान जो इसकी वजह से मिल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में, उस पहचान में आप भी अपनी तरफ से अर्थ की या किसी भी तरह के सहयोग की आहुति अवश्य डालें। चलिए, नववर्ष की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सबों की ओर से यही शुभकामना। इसी के साथ ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को विराम। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप आए, समय निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया।